Friends, today we are going to discuss about anti-defection law, जो कि संविधान के 10th शेड्यूल में दिया हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ को हिंदी में बोला जाता है दल बदल कानून। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति जो किसी एक पार्टी को बिलोंग करता है, वो अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाता है, मतलब उसने दल बदल लिया है अपना। जिस दल पे उसको विश्वास था, कहीं ना कहीं अब उसमें उसको विश्वास नहीं रहा है, तो वो अपना दल बदल कर किसी और में चला जाता है। उसे ही हम दल बदल कानून कहते हैं। उसके लिए जो कानून बनाया गया है, बेसिकली उसे दल बदल कानून कहा गया है यहाँ पर। तो क्या है ये दल बदल कानून, क्यों इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्या इसके पीछे का रीजन रहा, उसको हम जानने की आज सबसे पहले कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे जो एक विचारधारा रही है, इसके पीछे जो एक कारण रहा है, एक हिस्ट्री बोल सकते हैं हम, या एक क्रोनोलॉजी जो रही है, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि आपने शायद एक स्लोगन सुना होगा जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इन द ईयर 1967 के बाद का एक साल था, जहां पर हरियाणा, हमारा हरियाणा जो है, हरियाणा के एक एमएलए हुआ करते थे जिनका नाम था गयालाल। उनका नाम ही देखिए गयालाल, उनका नाम ही गयालाल था। और इन्होंने क्या किया था, ये चुने गए और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों में ही 4 बार पार्टी बदल ली। मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। तो केवल 15 दिनों के भीतर ही इन्होंने ये काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस समय पे समझ में आ रहा था कि ये एक पार्टी से निकल रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, फिर एक पार्टी से निकल रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तब उस समय पर एक स्लोगन जो बहुत फेमस हुआ था, जिसका नाम था आया राम गया राम। आया राम गया राम। तो देखिए, जाहिर सी बात है, सही, बहुत हद तक सही भी है कि एक पार्टी में आप आ रहे हैं, एक पार्टी से जा रहे हैं, तो आप बार बार ये काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का जो आपके प्रति विश्वास था वो खराब हो रहा है। एक जो कहना चाहिए कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम अगर भेज रहे हैं, तो उससे हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस रही है ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं लोगों की खराब होती हैं और एक अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाती है। अनस्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत ज्यादा घातक होता है एक संविधान के लिए, एक देश के लिए। तो हमारे यहाँ जब अनस्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी, लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा, तो लोग आगे चलकर आपको कैसे जिताएंगे। वो एक पार्टी के ओरिएंटेड भी हो सकता है कि किसी एक पार्टी में भी उनको विश्वास ना रहे कि इस पार्टी के जितने भी लोग हैं वो इस पार्टी को छोड़कर बार बार जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अविश्वास लोगों के अंदर पैदा हो जाता है। एक कहना चाहिए एक डिस्टर्बिंग पॉलिटिक्स जो होती है वो क्रिएट हो जाती है। तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए ही भारतीय संविधान ने एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया था। चलिए जानते हैं कि क्या है ये एंटी डिफेक्शन लॉ और कब आया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उन इंडिविजुअलों को पनिश करना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, एमपीज जो हैं, और एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होते हैं, वो एक पार्टी को छोड़कर जब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो कुछ जो लॉस हो रहा है उसके लिए उनको कुछ पनिश भी तो करना पड़ेगा। उस पनिशमेंट को हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको जो उदाहरण बताया था 1960s के टाइम का था, 1967 के टाइम का था। उस समय से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी आना चालू हो गई थी, क्योंकि 1960 के बाद गठबंधन की सरकार आना स्टार्ट हो गई थी। गठबंधन की सरकार, पहले तो ऐसा था कि किसी एक पार्टी का ही शासन हुआ करता था। तो उस कंडीशन में बहुत पार्टियां नहीं होने के साथ लोगों के पास केवल एक ही पार्टी का वो था कि उस पार्टी में ही जाना है हमें और उस पार्टी के साथ ही काम करना है। लेकिन जैसे जैसे ये गठबंधन आना स्टार्ट हुआ था, इवन आज भी हमारे यहाँ गठबंधन की ही सरकार बनी हुई है, तो उस केस में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस तरह से हम जो एक गवर्नमेंट बनी हुई है उसमें स्टेबिलिटी बना के रखें, गवर्नमेंट अच्छे से सुचारू ढंग से काम कर सके। बीच बीच में जो ब्रेक डाउन आते हैं, बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, वो डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं क्रिएट ना हो। तो उसके लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पर लाया गया। कब लाया गया अगर मैं बात करूं, तो ये जो है 10th शेड्यूल में 1985 में लाया गया। और जो अमेंडमेंट एक्ट था वो हमें ध्यान रखना है, दैट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985।
तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे मल्टीपल स्टेट्स में देखा गया है, इवन आज भी बहुत जगह देखा जाता है। अभी कुछ समय पहले ही आपने राजस्थान के केस में भी ये देखा होगा कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा यूजुअली होता क्यों है? देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है 1967 के बाद ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो आया राम गया राम उसी समय पर सामने आए थे सबके, और उन्होंने बता दिया था कि मैं 15 दिनों के अंदर 4 पार्टियां बदल सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक लोगों का विश्वास को कहीं ना कहीं आहत होता है, क्योंकि वो ही आपको चुनकर भेज रहे हैं। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र बेसिकली क्या है? लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया गया शासन। अब जब वहां पे लोगों को विश्वास ही नहीं रहेगा, तो किस तरह से गवर्नमेंट बन सकेगी? किस तरह से एक डेमोक्रेसी की स्थापना हमारे देश में हो सकेगी? तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। आगे अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, तो हमने वही बोला कि बहुत बार ऐसा होता है कि केवल एक इंडिविजुअल जो है वो नहीं जाता है, वो क्या करता है, अपने साथ 4-5 लोगों को साथ में ले जाता है। देखिए, बहुत बार ही देखने के लिए ऐसा मिलता है कि जैसे कि नेता हमसे वोट मांगने आते हैं, तो जब वो वोट मांगने आते हैं, तो वो थोड़ा सा हमको ऐसा बोलते हैं ना कि रिझाने की कोशिश करते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए। मतलब हमको एक कहना चाहिए कमजोर कड़ी ढूंढना है लोगों की, कि लोगों को किस चीज की आवश्यकता है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो जब हम नेताओं की बात करते हैं, एमपीज एमएलए की बात करते हैं, तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कुर्सी। और कुर्सी किस किस फॉर्म में चाहिए? अगर वो एमपीज या एमएलए बन गए, तो जाहिर सी बात है उनको मिनिस्टर बनना है ना, किसी भी एक मंत्रालय का मिनिस्टर बनना है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, इस तरह से उनको लालच देती है कि आप अगर हमारी पार्टी में आ जाओगे, वहां पर उस पार्टी में तो आप कुछ भी नहीं हो, आप हमारी पार्टी में अगर आ जाओगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम आपको ये वाली सीट प्रोवाइड कर देंगे, या हम आपको इस मंत्रालय का मिनिस्टर बना देंगे, या आगे आने वाले समय में हम यहाँ से आपको टिकट दिलवा देंगे। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इनसे वादे किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस लालच के चलते ही ये जो है पॉलिटिकल पार्टी को बदल देते हैं। हर बार ये जरूरी नहीं है कि वो अकेले ही जाए, है ना? भाई बंदी में भी बहुत काम चलता है कि मैं आऊंगा तो मेरे साथ 2 और आएंगे। तो उनको, पार्टी को अच्छा है ना कि आप आओगे तो आपके साथ 4 भी आएंगे, तो हमको बहुत अच्छा है। और वो बोलते हैं हम चारों को देंगे, मंत्रालय हम चारों को दे देंगे, और बहुत अच्छी पोस्ट भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये एक डिफेक्शन का केस होती है। एक मतलब डिफेक्टिव पीस बोलते हैं ना, कि एक हमारी सरकार चल रही है, उसमें कोई एक डिफेक्टिव पीस है, जिसके कारण से सरकार अब सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही है। तो उसके लिए ही यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ को हमने लेकर आए थे। अब देखिए, जब 1985 में जब एक्ट आया था, तब यहाँ पर ये जो संख्या थी, ये 1/3 थी। 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वाज कंसीडर्ड एज मर्जर। अगर मैं मर्जर की बात करूँ, मर्जर वैसे मैं आप लोगों को एक एक्सेप्शनल केस है, इसके बारे में आगे समझाऊंगी कि मर्जर क्या होता है। कोएलिशन के गवर्नमेंट्स में यूजुअली मर्जर होता है, 2 या 2 से अधिक पार्टियां जब सम्मिलित रूप से एक दल बना लेती हैं अपना, तो वो मर्जर कहलाता है ना। अभी मर्जर एक बहुत चर्चा में रहा है, आप लोगों को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिसके लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है अभी फिलहाल। तो इस तरह से ही यहाँ पर पहले 1/3 इलेक्टेड मेंबर्स के लिए था, लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसकी संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि देखा गया कि मर्जर फिर बहुत तादाद में होने लगे हैं, तो हमको संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो यहाँ पर इसको इन्होंने क्या कर दिया, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पार्टी मस्ट बी इन फेवर ऑफ अ मर्जर। तो किसी भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है, या मर्ज करना है हमको, है ना, 2 पार्टियों को साथ में मिलकर काम करना है, गठबंधन बोल सकते हैं इसको। वैसे तो गठबंधन को कोएलिशन कहा जाता है, बट मर्जर में हम ये बोल सकते हैं कि आपके जो अधिकार क्षेत्र है वो वही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। गठबंधन में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर 1/3 मेंबर पहले किए थे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में मर्जर हो रहे थे, तो उसको कम करने के लिए फिर इसको क्या कर दिया गया, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2/3 मेंबर कर दिया गया, ताकि उस तादाद में मर्जर अब यहाँ पर पॉसिबल ना हो पाए। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम बीच में फ्लॉज निकालने की हमारी आदत है, हम भारतीय हैं, अब कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल लेंगे, तो हमने निकाल लिया था यहाँ पे भी। तो फिर उसको भी कम करने के लिए गवर्नमेंट के पास भी बहुत प्लान्स होते हैं, और हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं, तो उन्होंने उसको चेंज करके 1/3 को 2/3 कर दिया। इसकी अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर मेंबर्स को डिसक्वालिफाइड घोषित किया जाता है। अभी डिसक्वालिफिकेशन जो होता है, ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे। तो जो ये डिसक्वालिफिकेशन होता है, ये या तो चेयरमैन करता है, या तो स्पीकर ऑफ द हाउस करता है। चेयरमैन अगर मैं बोलूं, तो चेयरमैन कौन होगा? राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और अगर स्पीकर की बात करूं, तो लोकसभा का स्पीकर होगा। अगर मैं राज्यों के केस में बात करूं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन होगा, और यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का
स्पीकर होगा। लेकिन जब ये डिस्क्वालिफिकेशन इन्होंने कर दिया है तो ये सब्जेक्ट होता है जुडिशियल रिव्यू। आपको अगर भरोसा नहीं है कि हमको गलत ढंग से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, हम उस डिस्क्वालिफिकेशन के लायक नहीं थे, हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया है, तब ये आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर संज्ञान लेने का काम करेगा। वो चेयरमैन स्पीकर से बात करेगा, जो भी बयान लेना होगा उनको उस तरह से लेगा और फिर उस पर जुडिशियल रिव्यू देने का वो काम कर सकता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन और स्पीकर ने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं है। आपको अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटा सकते हैं और वो फिर उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत चेक कर सकता है। देखिए, दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें कोई टाइम फ्रेम निर्धारित नहीं किया गया। यूजुअली होता क्या है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बंदा चला गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया है। अब डिस्क्वालिफिकेशन निर्धारित करने का काम चेयरमैन या स्पीकर का है। तो चेयरमैन और स्पीकर कभी कभी ऐसा करते हैं कि वो उस चीज को अपने पास बहुत समय तक बहुत अधिक समय तक रख लेते हैं। बहुत अधिक समय तक रख लेने से क्या होता है कि बहुत बार तो लोग ऐसे भूल भी जाते हैं। लेकिन अब अगर किसी ने इस तरह का काम किया है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे गया है, तो जाहिर सी बात के लिए आज मीडिया इतना फैला हुआ है कि बार बार वो चीजें उपद कर आती हैं कि उन्होंने एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए थे तो आपने एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगाया। तो एक हमको यहाँ पे फ्रेमवर्क की जरूरत थी। तो यहाँ पर हमने एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करी और अब हमने कुछ एक इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली इस पे संज्ञान दिया और उन्होंने कहा है कि हमको एक जब फ्रेमवर्क की जरूरत है तो हम वो फ्रेमवर्क क्यों नहीं बना रहे हैं, हम एक टाइम फ्रेम क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपको काम करना है और हमको इतना टाइम ही आपको देना है। इसके अंतर्गत ही आप बता दो कि ये व्यक्ति एमपी या एमएलए जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। तो एक टाइम फ्रेम हमको यहाँ पर निर्धारित करना जरूरी है जो कि एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही काम करे। देखिए, दूसरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखने की है कि जो ये केवल और केवल राज्य विधायिका और केंद्र पर ही लागू होता है, उसके अतिरिक्त कहीं लागू नहीं होता। एंटी डिफेक्शन लॉ केवल और केवल केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर लागू होता है, केवल और केवल। इसके अतिरिक्त ये कहीं लागू नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं लोकल गवर्नमेंट में ये लागू होता है क्या, पंचायती राज व्यवस्था या म्यूनिसिपालिटीज में लागू होता है क्या, तो ये बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। वहां पर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। ठीक है। अब इसमें एक चीज ये भी होती है कि एक व्यक्ति है जो सपोज किसी मिनिस्ट्री में आ गया है, ठीक है। अब उसको उस मंत्रालय का हमने कार्यभार दे दिया है, लेकिन क्या हुआ है उसने अपना पार्टी छोड़ दी, लेकिन उसने अपना पद नहीं छोड़ा है ना, मैं बात कर रही हूँ उसने अपनी पार्टी छोड़ दी, अपना पद नहीं छोड़ा है। तो क्या वो डिस्क्वालीफाई होगा? इस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने केवल पार्टी छोड़ी, वो अपने पद पर अभी तक मौजूद है। हाँ, अगर वो अपना पद और दूसरी पार्टी को अडॉप्ट कर लेता है तब उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखें। अगर एक व्यक्ति है जो मिनिस्टर है, किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कोई मंत्रालय है उसके अंतर्गत, तो उसने अपनी पार्टी का त्याग कर दिया है लेकिन कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, तो उसकी सीट एज इट इज रहेगी। वो अभी भी मंत्रालय में रहेगा, अभी भी वो मिनिस्टर कहलाएगा। लेकिन अगर उसने क्या किया है कि उस दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर दिया है तो उसको अपनी फिर वो जो सीट है उसको वेकेट करना पड़ेगी, एमपी या एमएलए वाली। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस पे कभी ना कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती भी है बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं एक दो चीजें आप लोगों को बताना चाहूँ कि क्या क्या इसमें और होता है तो उसको थोड़ा सा हम और देख लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होता क्या है। हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उसके भी कुछ पैरामीटर्स होंगे। बेसिकली इसको 3 सिनारियो में डिवाइड किया गया है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक कुछ तो होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स हो गए और नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए, दोनों का जिक्र होता है और दोनों जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं है केवल इलेक्टेड वालों का ही काम सबसे ज्यादा होता है, जो नॉमिनेटेड होता है उनका काम भी बहुत होता है, ठीक है।
तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, हो सकता है उसने खुद ही बोल रहा हो कि हमको अभी पार्टी के साथ नहीं काम करना है, या उनका आपसी कुछ मतभेद हो गया हो, वॉलंटरी उसने गिव अप कर दी अपनी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी से, तो वो डिस्क्वालीफाई कहलाएगा पर्सन। फिर हो सकता है कि अ, उस हाउस में वोटिंग की गई हो, तो वोटिंग की गई हो तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक पार्टी है, पार्टी अगर कोई बिल लेकर आ रही है तो उस पार्टी के मेंबर जाहिर सी बात है उसके पक्ष में वोट देते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मेंबर उसके पक्ष पे नहीं होता है उस बिल के, तो वो वहां पर वोट नहीं देता। उस केस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि उसको बोला जाता है कि आप दल बदलने की फिराक में लग रहे हैं, तो डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं अगर बात करूं, दूसरी बात करूं यहाँ पर कि फिर देखिए यहाँ पर अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन आपको चेक करना है, तो वो ऑथराइज पर्सन को 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आप प्रूव करो कि आप हमारी पार्टी के साथ हो या नहीं। यहाँ पर उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है। उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करने वो अलग से चुनकर आए होते हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाए, तो हो सकता है वो सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो पॉलिटिकल पार्टी अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं करी है, लेकिन उनके पास 6 मंथ का यहाँ पर टाइम पीरियड रहता है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग कि कोई भी व्यक्ति है अगर नॉमिनेटेड होकर आया है, मेंबर बनता है, तो उसके पास ये टाइम दिया जाता है कि 6 महीने का टाइम है आपके पास, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और 6 महीने तक अगर आपने नहीं किया है तो फिर आपको अब आप मेंबर नहीं रहेंगे ना। तो मेंबर बने रहने के लिए आपको 6 महीने के अंदर किसी न किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना आवश्यक हो जाता है। तो बेसिकली मैंने 3 सिनारियों की बात करी है जिस पर हमने यहाँ पर बात करी। एक हमने बात करी इलेक्टेड, जो कौन है इलेक्टेड, पार्टी के मेंबर है, किसी भी एक पार्टी से बिलोंग करने वाले मेंबर है। दूसरे इलेक्टेड कौन हो गए, जिसको मैंने बोला था जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, वो इलेक्टेड हो गए। और तीसरे अगर मैं बात करूं तो जो हमारे नॉमिनेटेड है उनकी हमने बात करी, ठीक है ना। अब नॉमिनेटेड वाले में भी मैंने आपको क्या बताया, उनके पास 6 मंथ का टाइम रहता है कि वो एक पार्टी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो ये बहुत अनिवार्य है ना, ये बाध्यकारी है उन पर कि आपको ऐसा करना ही करना है, अन्यथा आपको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। इलेक्टेड मेंबर किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ पर इलेक्टेड जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे वॉलेंटरी बेसिस पे जा सकते हैं। उसके बाद वोटिंग के बेसिस पे वो एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी पे जा सकते हैं। फिर हो सकता है उनको कंपनी अपनी जिस पार्टी में रहते उसको वर्किंग पसंद नहीं आ रहा हो, तो उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं, वर्किंग अगेंस्ट पार्टी, पार्टी के अगेंस्ट किसी ने काम कर दिया है तो वही बात है, हमने बिल के साथ समर्थन नहीं दिया है तो हम पार्टी के अगेंस्ट चले गए हैं, तो हम यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए है ना, और या तो ज्वाइन कर लेता है अनदर पार्टी, ठीक है ना। ये बहुत सारी अलग अलग काम यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये 3 सिनारियो हैं जिसकी हमने यहाँ पर बात करी। आगे हम बढ़ा देते हैं, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इश्यूज क्या क्या आ जाते हैं ना। इश्यूज का हम जिक्र ऐसा करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक डेमोक्रेसी में बिलोंग करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। तो जब sorry, जब वो विश्वास करते हैं तो एक पार्टी वाला व्यक्ति भी उसके पार्टी में अगर कोई शामिल हुआ है तो उस पर विश्वास करेगा ना। तो वो जब बदल कर चला जाएगा किसी और पार्टी में, तो एक चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, एक विश्वसनीयता जो होती है वो कहीं ना कहीं खो देता है वो। अब वो उसके पास ये फ्रीडम नहीं है कि वो किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके, तो यहाँ पर वो ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं कर सकता, अकाउंटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं ब्रोक हो गई है। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब अगला व्यक्ति फिर हो सकता है उसी पार्टी में वापस आना चाह रहा हो, तो फिर उसको हम कैसे ले लेंगे, हमारे पास तो एक असमंजस की स्थिति रहेगी कि ये व्यक्ति तो ऑलरेडी एक बार छोड़ के जा चुका है, तो क्या मतलब और क्या भरोसा कि ये व्यक्ति फिर से छोड़कर नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्रोवर्शियल रोल ऑफ द स्पीकर। तो देखिए, स्पीकर कोई अलग व्यक्ति तो आता नहीं है, जितने मेंबर्स रहते हैं उनमें से ही एक सिलेक्ट होकर स्पीकर बन जाता है। अब देखिए, स्पीकर जाहिर सी बात है जिस पार्टी से बिलोंग कर रहा है उस पार्टी के व्यक्ति को कैसे डिस्क्वालीफाई कर देगा, है ना। उसका भी तो एक अपना उद्देश्य है ना, उसका भी तो एक अपना कहीं ना कहीं है कि अगर ये इस पार्टी को छोड़कर चले जाएगा और मैं इसको अगर डिस्क्वालीफाई कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया और हम बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी तो स्पीकर को भी अपना पद से त्याग देना पड़ेगा। तो
बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो स्पीकर का रोल भी यहाँ पर कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि वो एक जो टाइम फ्रेम है, एक तो उसके अंतर्गत मैंने अभी आपको बताया काम नहीं कर पाता है। यूजुअली कुछ केसेस में 6 मंथ का बोलते हैं कि टाइम होना चाहिए, कभी कभी ये 3 साल भी हो जाता है। रिसेंटली अभी देखा गया है कि मणिपुर का ही एक केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि आप 3 साल से इस केस को लटका के रखे हो, 3 साल से आप डिस्कालिफिकेशन बता नहीं सके हो, 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है आपको, 3 महीने के अंदर आप डिस्कालिफिकेशन आपको बताना है। अभी 6 मंथ का टाइम पीरियड भी हटा दिया गया है, अब इसको 3 मंथ कर दिया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अभी लिखित में नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 मंथ के अंदर अब आपको डिस्कालिफिकेशन बताना है स्पीकर। अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि आप कौन सी पार्टी के मेंबर को रखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी के मेंबर को नहीं। ठीक है, आपको बहुमत सिद्ध नहीं करना है, जो पार्टी है उसको बहुमत सिद्ध करना है ना। तो अपना सब यहाँ पर लाभ देखने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर अगर स्प्लिट हो गया है तो यहाँ पर स्प्लिट का कोई जिक्र नहीं किया गया ना। इंस्टेड उन्होंने केवल मर्जर को रिकॉग्नाइज किया। पार्टी टूट गई है ना, स्प्लिट हो गई है, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बारे में कोई रिकॉग्निशन नहीं, स्प्लिट जैसा शब्द ही नहीं यूज किया अमेंडमेंट में। उन्होंने केवल मर्जर शब्द यूज किया जो एक्सेप्शनल केस है, वो मैं भी अब बताऊंगी आपको। उसके बाद सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट की अगर हम बात करते हैं तो डिफेक्शन इज द सबवर्जन ऑफ इलेक्टोरल मैंडेट बाय legislature who get elected on the tickets of one party but then find it convenient to shift to other। एक पार्टी के टिकट से आप आ गए हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरी पार्टी में जाना ज्यादा अच्छा है, तो शिफ्ट हो जाते हैं। बेनिफिट मिलेगा, कुछ फाइनेंशियल गेन मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया था मिनिस्ट्रियल बर्थ मिलेगी कि वो हमको मिनिस्टर बना देंगे ना। तो हम अब तो एक नहीं है, हम 2-3 को लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो एक इक्वेशन है ना वो गड़बड़ा जाती है। फिर वो पर्टिकुलर पार्टी जो है ना उसको अपना बहुमत पेश करना पड़ता है। फिर यहाँ पर दूसरी बात जो मैंने आपको अभी आया राम गया राम वाला स्लोगन बताया था, तो इससे क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट में, और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। और लोगों का विश्वास, जो बहुत बड़ी बात है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर एक बार आ गया ना, तो फिर हमको अपना बहुमत सिद्ध करने का टाइम तो दिया जाता है, लेकिन यूजुअली बहुमत सिद्ध हो नहीं पाता है। तो ये बहुत ज्यादा विकट स्थिति हो जाती है इस केस में, है ना। फिर हॉर्स ट्रेडिंग, वही ट्रेडिंग ही तो कर रहे हैं ना हम, जो बहुत अच्छा घोड़ा हमको समझ में आ रहा है हमने उसको ट्रेड कर लिया कि वो तो हम लेके रहेंगे ना, एक पार्टी वाले ने सोच लिया उसको तो हम लेके रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, और राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है, और ना ही हम जैसे लोगों के लिए अच्छी बात है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी बात है, और ना ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बहुत देर से बोल रही हूँ एक्सेप्शंस, है ना। तो एक्सेप्शंस की हम बात कुछ इस तरह से करेंगे कि देखिए मर्जर होता है एक, मर्जर मतलब दो पार्टीज है उस साथ में मिलकर अब काम करने लगी है ना। तो जब दो पार्टी मर्जर कर लेती हैं तो उस केस में कोई डिस्कालीफाई क्वालिफिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपनी इच्छा से दोनों पार्टियों ने सम्मिलित रूप से बोला है कि हमारे भी सारे मेंबर्स और आपके भी सारे मेंबर्स सब मिलकर एक नई पार्टी बना रहे हैं या एक नया गठबंधन बना रहे हैं। तो उस केस पे क्या होगा कि उस केस में कोई अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा है, अपितु वो लोग तीसरी पार्टी जैसा एक कुछ बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो वो हम बोल सकते हैं कि मर्जर की केस एक एक्सेप्शनल केस है, इस केस में डिस्कालिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन कोलिशन जब होता है, गठबंधन की सरकार जब बनती है, उस केस में बहुत बार डिस्कालिफिकेशन होता है, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो जो मेंबर्स होते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं। पार्टी बोल रही हूँ मैं ना, मर्जर में कोई दूसरी पार्टी में जा नहीं रहा है, पार्टियां साथ हो गई हैं। गठबंधन में होता है बहुत बार कि एक व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है, ये देखने के लिए मिलता है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मास रेजिग्नेशन दे दिया किसी ने। मास रेजिग्नेशन कैसे? ये देखिए, ये हमारा संसद भवन है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग बैठे हैं और इधर पे भी बैठे हैं ना। सपोज ये रूलिंग पार्टी है हमारी और ये हमारी ऑपोजिशन पार्टी बैठी हुई है, यहाँ पर हमारे स्पीकर भैया बैठे हुए हैं। अब देखिए रूलिंग पार्टी है, अब ऑपोजिशन पार्टी को समझ में आ रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग करना है ना, तो ये वाला व्यक्ति जो है, इसको हमने पता कर लिया कि ये कमजोर कड़ी है, उन्होंने पता कर लिया, उसको अप्रोच कर रहे हैं, उसको अप्रोच कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो आप पीछे की सीट पे बैठे हो, हमारे यहाँ आ जाओ, हम मिनिस्टर बना देंगे, सबसे आगे वाली सीट पे बैठने का मौका मिलेगा। और इसी तरह से हमारे पास 4 सीटें और खाली हैं, तो अब थोड़ा सा तो लालच आ ही जाता है ना। तो ये भैया अपना भी ले लिया और उसके बाद आगे पीछे के 4 लोगों को और उन्होंने तैयार कर दिया ना। अब ये 4 से 5 लोग और मिलके कहाँ चले गए हैं? ऑपोजिशन की पार्टी में चले गए। अब रूलिंग पार्टी के लोग तो कम हो गए, लोग भी कम हो गए हैं,
अब दिक्कत आएगी बहुमत पेश करने में, बहुमत सिद्ध करने में। अब रूलिंग पार्टी को बोल दिया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लिया है कि अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा है लोगों को रूलिंग पार्टी पर, तो अब क्या किया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही आता है तो ये जितने भी मेंबर्स थे ना, उन्होंने उसके खिलाफ वोट दिए, उन्होंने उनके पक्ष में वोट ही नहीं दिए कि हमको विश्वास ही नहीं है, हमको तो दूसरी पार्टी पे विश्वास है, तो लोग वो चले गए ऑपोजिशन पार्टी में, और हो सकता है अब अगली बार चुनाव होगा तो ये ऑपोजिशन पार्टी ही रूलिंग पार्टी बन जाए। बहुत बार देखा गया है, ऐसा होता है। तो इसको हम बोलते हैं मास रेजिग्नेशन। तो ये समस्या भी यहाँ पर आम है, ये भी देखने के लिए मिलती है। अब बात कर लेते हैं कुछ हम वे फॉरवर्ड्स की। वे फॉरवर्ड्स कैसे, पहले एक बार हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सजेशंस ही दिए हुए हैं। चलिए वे फॉरवर्ड की हम बात कर लेते हैं, पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर वो पढ़ लेंगे, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए हमको इसको ठीक करने के लिए ना, एंटी डिफेक्शन लॉ आ तो गया है लेकिन वही हमने फ्लॉज निकाल लिए कहीं ना कहीं से इधर उधर से। तो सबसे पहले तो टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम निर्धारित करना है, अभी तक कोई समय नहीं बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अब 3 महीने का ना, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही काम करती है, बीच में एकदम से आके पासा पलट दिया जाता है ना, तो इस तरह के वो काम करती है, तो ऐसा टाइम फ्रेम हमको यहाँ पर बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात कर लेंगे तो एक पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन बढ़ गया है, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उसको दूर करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं जो मतलब बोलते हैं ना कि कभी बंदूक के नोक पर उनको हमने अपनी पार्टी में बुला लिया है, तो ये होता है, ये कहने की बातें नहीं है, ये यूजुअली होती हैं। हम आपको पता नहीं चलती, बहुत सारी अंदर से बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो क्रिमिनलाइज नेचर की होती जा रही हैं, उसको दूर करना यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, हम आरटीआई कर सकते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम ये पता कर सकते हैं कि इस नेता को देखिए इतने पैसे अगर हमने प्रोवाइड किए थे, तो इन्होंने इसका यूज कहाँ किया, अगर गवर्नमेंट ने इनको इतना बोला था कि आपको आने वाली योजनाओं में इतना पैसा खर्च करना है, तो उन्होंने उस पैसे का क्या किया, उसको उपयोग किया कि नहीं। उसके साथ ही साथ हम यहाँ देखेंगे कि अलग से इनको कोई इनकम तो नहीं जनरेट हो रही, ये भी आप चेक कर सकते हैं आरटीआई में, ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि बोलते हैं ना कि घूसखोरी वगैरह, तो किसी ने आपको खरीदने की कोशिश तो नहीं करी है, आरटीआई एक्ट से आप ये पता कर सकते हैं। यूजुअली करप्शन जैसे जैसे कम होगा ना, करप्शन कम करने की जरूरत है, तो करप्शन जैसे जैसे कम होगा ना, उसके साथ साथ हम आरटीआई लगा देंगे तो करप्शन ऑलरेडी कम हो जाएगा, और करप्शन कम होगा तो हम ये जो इस तरह की जो चीजें होती हैं कि डिफेक्टिव पीस जो होते हैं ना, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और वो फिर नो लॉन्गर एग्जिस्ट वाली कंडीशन आ जाएगी ना। फिर उसके बाद इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बहुत बड़ी चीज है। क्या होता है कि इंटर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होता है कि इसमें होता है कि, सॉरी ये इंटर है, इंटर पार्टी, सही कर लेंगे आप लोग, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी और एक इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी दोनों चलती है। कम पार्टीज में इंटरनली कुछ मतभेद हो जाता है, उसके कारण भी दिक्कत होती है, और इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसको समझ के चले। बहुत बार आप लोगों ने ये देखा होगा कि कोई एक फैमिली है, उस फैमिली के मेंबर्स ही बार बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्टी के, मैं नाम नहीं लूंगी, आप सब जानते हैं, सबको समझ में आ गया होगा मैं किस पार्टी की बात कर रही हूँ। तो उसी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ कि मतलब हम अपने घर परिवार वालों को ही प्रेसिडेंट बनाएंगे, किसी और व्यक्ति को नहीं बनाएंगे, बाकी सब पार्टी में रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको किसी अगले व्यक्ति को बनाना पड़ेगा, जैसे कि अभी उन्होंने बनाया है किसी अगले व्यक्ति को, है ना, तो वैसे ही आपको किसी अगले व्यक्ति को चांस देना पड़ेगा। आपको अपनी घर की डेमोक्रेसी नहीं खेलना है, यहाँ पर आपको इंट्रा डेमोक्रेसी को खत्म करना है ना। इंटर डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स चलती है, वो समझ में आता है कि आपस में मतभेद हो गया है, लेकिन इंट्रा डेमोक्रेसी आपको यहाँ पर नहीं लेकर आनी है। इसके बाद हमको सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करना चाहिए, हमको ये ईसीआई को दे देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हम स्पीकर को क्यों दे रहे हैं, स्पीकर तो उनके बीच में से ही चुन के आए ना, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी एक के पक्ष में वो बोलेगा ही। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि एक पक्ष वाला व्यक्ति हमको चाहिए, हमें नहीं करना है ऐसा। हमको ईसीआई रखना है जो निष्पक्ष काम करे। ईसीआई इनमें से चुन के तो आया नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम करता है, उसके दौरान वो बीच में बहुत फ्री भी है ना, अभी बीच में फ्री है थोड़ा सा, तो ये वाले काम भी वो कर सकता है ना, तो करने के लिए क्यों नहीं देते हैं, यहाँ पे निष्पक्षता आएगी, है ना।
तो एक निष्पक्ष बॉडी का होना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के लिए यहाँ पर हमने कुछ वे फॉरवर्ड्स आपको बता दिए हैं बहुत अच्छे फॉर्मेट में, उसी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कुछ पिटीशंस जो होती है डिफेक्शन की, उसमें हमको प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी शामिल करना चाहिए। वो हमारी आफ्टर ऑल एग्जीक्यूटिव पार्ट का हिस्सा है, उनको भी हमको इसमें शामिल करना चाहिए। हमने जुडिशरी को भी शामिल कर सकते हैं हम इसमें, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इसमें, है ना। इलेक्शन कमीशन को हमने जैसे कि अभी बात करी उसको कर देना चाहिए। हम इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। हमने जैसे कि जुडिशरी की बात करी, तो हम इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं, वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लाया जाता है वो बार बार लाया जा सकता है, ताकि पता चल जाए कि बहुमत है कि नहीं है, कि नहीं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं गवर्नमेंट को सेव करने के लिए। अलग अलग तरह के सजेशंस बहुत सारे लोगों ने दिए, और इन सजेशंस को मानने के लिए बहुत जल्दी मेरे हिसाब से बिल आने वाला है। तो जैसे भी आएगा इस मतलब, क्योंकि देखिए लॉ बनने के बाद ऐसा नहीं है कि वो लॉ बहुत अच्छे से स्मूथली चलता रहे, बीच बीच में हमको उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है ना। तो अमेंडमेंट के लिए जैसे ही बिल आएगा तो कुछ शायद इनमें से चीजें हमारी वे फॉरवर्ड वाली वो मान लें, तो होपफुली। एंड दैट्स इट फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। वीडियो जैसा भी लगा हो आपको, थोड़ा सा कोशिश करें कि जो भी डाउट आए आप लोगों को, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।